वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। हमने पिछली बार डाइपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन और डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल माध्यम, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन और डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन, welcome students once again. In the previous class we had discussed electrical field due to dipole on its axial line and its equatorial line. So axial line में और equatorial line में, इन दोनों लाइनों में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की बात की थी। अब बात करते हैं, मान लो डाइपोल को आपने खुद, पूरे डाइपोल को आपने किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? क्वेश्चन इज, अगर आपने किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में? पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की, फिर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की भी। तो आपके सामने ये डायग्राम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में इक्वल होने का मतलब, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? हर जगह सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड। सेम होने का मतलब, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी सेम होनी है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना है। ये दोनों चीजें होनी जरूरी है, इसलिए हमने एक सिंपल सेम डायरेक्शन के वेक्टर बना दिए और इसके बीच में एक डाइपोल रख दिया, ऊपर प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू चार्ज, और बीच में ये डाइपोल रखा हुआ है। इसके बीच की दूरी आपको पता है हम 2a लिया करते हैं, हमने 2a ले लिया है। अब हम स्टडी करेंगे अब क्या होगा। तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा, पहले हम फिजिक्स के उस कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि होगा क्या, बाद में उसका मैथमेटिकल पोर्शन भी हम देख लेंगे। सबसे पहली चीज तो फिजिक्स में होगा क्या उसका, आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड देखिए कि डायरेक्शन हमारे पास यहां दी हुई है। हमको क्या पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स QE लगती है। यह हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन से भी जानते हैं, जो हमको पुरानी पता है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो QE इस पर फोर्स लगनी चाहिए, यह हमें पहले से पता है। अब पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जहां पर आपने प्लस Q चार्ज रखा, इसके ऊपर हमारे पास इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू E। डायरेक्शन लगा दी आपने Q इंटू E। अब इस पर आइए, ये चार्ज है नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है अगर चार्ज पॉजिटिव हो, और अगर चार्ज आपका नेगेटिव हो तो उसके ऑपोजिट लगती है। तो हमारे पास ये वाली फोर्स इधर लग जाएगी इस डायरेक्शन में, QE। मैंने इसको माइनस QE नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप देखिए वेक्टर में डायरेक्शन में माइनस होता है, तो माइनस में डायरेक्शन अगर आपने बना दी तो माइनस QE कहने की जरूरत नहीं है। तो अब हो क्या रहा है, अब आप ये देखिए, ये वाला QE इसको इधर खींचेगा, ये वाला QE इसको इधर खींचेगा। अब पहले समझते हैं कि बॉडी जाएगी किधर। अब डाइपोल है, डाइपोल कहते ही क्या क्लियर हो गया कि दोनों की दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली बराबर होंगी। क्यों? आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू E। अब Q तो सेम है क्योंकि डाइपोल है, और E सेम क्यों है? क्योंकि आपने किसकी बात करी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की। तो प्लस QE उधर, माइनस QE इधर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो F नेट। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, QE राइट साइड पर माइनस QE लेफ्ट साइड के ऊपर, तो नेट फोर्स तो आ गई 0। चलिए ये तो पता लग गया, जब भी आप यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से डाइपोल पर कुल फोर्स 0 आ गई। अब होगा क्या? अब आइए थोड़ा इसको यूं समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक रॉड है जो यहां रखी है इधर, ठीक, मैंने इसी एंगल पे लगा दी है, इधर देखो। अब ये वाली फोर्स लग रही है उधर, ये इसको उधर खींचेगा और ये खींचेगा इधर, तो क्या होगा? ये ऐसे रोटेट करेगा, इसको घुमाएगा। क्लियर है? ये इसको घुमाएगा। क्यों? ये वाला इधर राइट खींच रहा है, ये वाला इसको इधर खींच रहा है, इधर इधर खींच रहा है लेफ्ट। तो ये चीज जो भी बीच में रॉड होगी वो घूमेगी। तो हमें उस घूमने को स्टडी करना है।
अब देखिए, एक शब्द हमने पढ़ा था क्लास 11th में जिसका नाम था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो उसका मतलब था नो नेट फोर्स एंड नो नेट टॉर्क। अब हम फोर्स तो जीरो आ गया, अब हम टॉर्क की बात इस पर करेंगे। अब टॉर्क क्या होता, पुराना फॉर्मूला याद रखिए, टॉर्क था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को यहां पर आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं, इसका फोर्स डायग्राम, जिसको आप देख सकते हैं। मैं इसको फोर्स डायग्राम की फॉर्म में बनाऊंगा। यहां पर ये देखिए, ये मैंने बना दिया इधर, ये फोर्स है, देखिए QE इधर, और ये है इधर QE, नो प्रॉब्लम्स। ये बीच की दूरी आपको पता है 2a है, मैंने इसका नाम रख दिया A, इसका B, और इसको परपेंडिकुलर यहां पर खींच दिया, इसका नाम हो गया C। अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप जानते हैं, अगर ये एंगल हमने थीटा लिया, आपको पता है ये एंगल भी थीटा होगा, तो आपको पता है पुराने तरीके से BC अपॉन AB, BC अपॉन AB क्या बन जाएगा, BC बेस है, AB क्या हाइपोटेन्यूज है, तो BC अपॉन AB विल बी cos थीटा, सो BC विल बी AB cos थीटा। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ BC इक्वल्स टू 2a cos थीटा। ऐसे ही हमारे पास ध्यान देना, AC की वैल्यू आ जाएगी 2a sin थीटा। ये प्योर मैथ्स का चक्कर है, इसमें हमने ट्रायंगल बना दिया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर। अब हम इसका उपयोग करने वाले हैं टॉर्क निकालने के लिए। देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की डेफिनेशन याद रखो, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे बताते हैं, या RF sin थीटा लिख देते हैं। आइए पहले इसको देसी भाषा में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर करते हैं, फिर हम R क्रॉस F से भी आपको करके बताएंगे। आइए मान लीजिए मुझे, अच्छा टॉर्क निकालने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले एक पॉइंट लीजिए, तो मैं इसमें टॉर्क ले रहा हूं अबाउट पॉइंट बी। चलिए अब आपको पता है कि ये वाली फोर्स जो बी पर माइनस QE वाली फोर्स लग रही है नेगेटिव चार्ज की, इसकी वजह से तो डाइपोल पर फोर्स लगेगी नहीं, मतलब फोर्स तो लगेगी, टॉर्क नहीं लगेगा। इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। लेकिन ये QE, इसका टॉर्क बी से ढूंढोगे तो लगेगा, तो क्या हो जाएगा QE टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज QE इंटू BC, सॉरी AC, तो इट इज QE इंटू AC। अब AC क्या है, आपने अभी अभी AC की वैल्यू 2a sin थीटा विच इज QE सॉरी दिस इज QE इंटू 2a sin थीटा। QE बेटा क्या होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, 2a sin थीटा, डिस्टेंस आ गया। अब अगर आप ध्यान दो, व्हाट इज 2aq, आपको याद होगा पुरानी चीज, डाइपोल मोमेंट होता था 2aq, स्मॉल डाइपोल मोमेंट, स्मॉल p सॉरी, तो टॉर्क बी की वैल्यू क्या आ गई, PE sin थीटा। आपको पता है अब वेक्टर में अगर A क्रॉस B होता है तो उसको AB sin थीटा लिख लिया करते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। ये हमारे पास डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया। आइए इसको थोड़ा सा अलग बात करते हैं। हो सकता है आप कहने सर मेरे को तो नहीं निकालना सर बी पॉइंट से, मैं तो ए से निकालूंगा, या मैं बीच के किसी पॉइंट से निकालना चाहता हूं, ये भी हो सकता है ना, मैं कहीं और से निकालूंगा सर, मेरी मर्जी इस पे नहीं है। तो एक बात आपको याद करा दूं कि आपके पास एक फोर्स QE है और एक फोर्स माइनस QE है, अलग अलग है। आपको ध्यान होगा जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला होगा, BC होगा, इसका ये वाला होगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम होंगे तो जीरो हो सकता है, मतलब अगर डाइपोल सीधा हो जाएगा तो इधर फोर्स डाइपोल रुक गया। बट
अगर बीच में लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ भी डिस्टेंस है तो वी से टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। फिजिक्स की भाषा में कपल उस टाइप के दो टॉर्क हैं जो मिलकर, मतलब वो दोनों फोर्सेस मिला के कपल बनाते हैं जिसमें हमारे पास डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है। और कपल के केस में आप किसी भी पॉइंट से टॉर्क निकालिए, कपल के केस में किसी भी पॉइंट से टॉर्क निकालिए तो आपके टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर? वो मैं अब आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैं देखूं मेरा कपड़ा कहां चला गया, ये रहा। आइए अब मैं आपको वही चीज प्रूव करके बता रहा हूं इस डायग्राम में। देखो अपन ने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो जो डी है, एक नाम दे दिया डी। अब क्या हो गया, मान लो इसको मैंने बोल दिया x, तो इसको क्या बोलूंगा 2a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 2a है, दैट विल बी 2a माइनस एक्स। वैसे यहां तक जिन बच्चों ने कर लिया है, अगर आपको लिखना है तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नीचे वाली चीज को मिटाने वाला हूं। चलिए मैं मिटा रहा हूं, जिन्होंने लिखना है पॉज करके लिख लें, बाकी लीजिए, वरना दोबारा देख लो यार, यूट्यूब पे पड़ा वीडियो है, कभी भी नहीं रखते हो। एनीवे, अब मैंने इसको हटा दिया, ये देखो, और हमने इसको भी हटा दिया। अब हमने क्या बात करनी है, हमने निकालना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट डी। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, टॉर्क अबाउट पॉइंट डी। अब पॉइंट डी से जब टॉर्क निकाल रहा हूं तो ध्यान देना, मैंने इस डी को इधर ये खींच दिया, इसको मैंने बोल दिया m और इसको बोल दिया n। ये दो पॉइंट्स बता दिए, मतलब मैंने डी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया dn और dm दोनों साइड्स के ऊपर डायग्राम करने के लिए। अब यहां पर आइए, जब मुझे निकालना पड़ेगा इस डी पॉइंट से टॉर्क निकालने के लिए अबाउट a, मतलब सॉरी टॉर्क अबाउट d ड्यू टू दिस फोर्स, तो मेरे पास टॉर्क डी क्या आ जाएगा, पहली बात आएगा फोर्स एट ए इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स एट बी इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही तो आएगा, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका टॉर्क होता है। तो मैंने दोनों लेने हैं अलग अलग। अब दोनों केस में ये अलग अलग हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं। अब इस केस में ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पॉइंट से क्या होगा, am, सो मैं कह सकता हूं इट विल बी क्यू ई इंटू am। कोई परेशानी तो नहीं जी इसको यहां पर। इसी तरह हम इसको बोलेंगे क्यू ई, अब इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर इस पॉइंट से विल बी dn, उसका परपेंडिकुलर am और इसका आगे dn, ठीक। अब आपको यह पता है am जो है, dn जो है, dn और mc बराबर है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं डायग्राम में dn और mc बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेज पे QE इंटू am प्लस QE mc। इसमें से देखो QE मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, am प्लस mc विच विल बी ac, और आप पहले निकाल सकते हो ac 2a sin थीटा था, तो इट विल बी QE इंटू 2a sin थीटा। वही पुराना टॉर्क आपके पास आ गया P क्रॉस E। विच इज P E sin थीटा, मतलब इसको स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। आपने इस बात को ध्यान से देखा होगा, हम किसी भी जगह से, इनफैक्ट यहां से निकालोगे तो भी आएगा। अब एक बात बताऊं आपको, हमने यहां पर QE इंटू एम किया, माइनस QE इंटू DN नहीं किया, क्योंकि हम वेक्टर का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने इसको माइनस कर दिया, तभी तो हमने इसको जोड़ा। हमने टॉर्क दोनों देखो, फोर्स में आपके पास प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, लेकिन टॉर्क में दो ही डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डी पॉइंट से ये वाला इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी तो डी पॉइंट से क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मैंने दोनों टॉर्क को जोड़ दिया।
यही हमने यहां किया। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट से आप निकालोगे, आपके पास वैल्यू पीई साइन थीटा आएगी। ये क्लियर हो गया आपको यहां तक। अब इसके आगे की बात, अब अगर पीई साइन थीटा हो चुका है, अगर ये पीई साइन थीटा हो चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइन थीटा की वैल्यू के साथ साथ पीई बदलेगा। जैसे जैसे साइन थीटा बदलेगा ये बदल जाएगा। अब थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो अगर थीटा 0 है या 90 है, सॉरी 0 है या 180 है, मैं यहां लिखता जाऊंगा। अगर मेरे पास, अब इसकी बात हम करेंगे यहां पर, थीटा 0 है या 180 है, तो आपके पास टॉर्क क्या बन गया, 0। और अगर थीटा बन गया 90, तो आपके पास टॉर्क मैक्स है, विच इज पी। मैक्सिमम टॉर्क आपको इस सिस्टम में मिल सकता है पीई के बराबर, मिनिमम मिलेगा 0 के बराबर। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आए कि पीई साइन थीटा, थीटा 0 से 180, याद रखो 180 से बड़ा हम नहीं लेते। 0 और 180 दोनों केस में हमारे पास वैल्यू 0 है, क्योंकि साइन 0 0 है, साइन 180 0 है। अब इसको फिजिकली समझते हैं। थीटा 0 का क्या मतलब हुआ, थीटा 0 का मतलब हुआ हमने इसको यूं कर दिया, इसका मतलब इधर फोर्स QE, इधर फोर्स QE, नेट फोर्स 0 हो गया। और इसी को थीटा 180 किया, तो मैंने क्या किया, यहां पर कर दिया, तो मेरे पास ये वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स इधर है, इस पर इधर है, लेकिन दोनों होगी तो सेम ही लाइन में, तो हो गया फोर्स मेरा 0। फोर्स तो शुरू से 0 है, टॉर्क मेरा 0 आ गया। ये रही बात हमारे पास। जब हम बात करते हैं किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया, क्लियर। अब आपके सामने मैं इस डायग्राम से ये चीजें हटाने वाला हूं, ये, और एक छोटी सी आपसे बात करेंगे जो थोड़े, मतलब प्योरली सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपटीशन के लिए या कभी पूछ भी सकता है सीबीएसई के बाद, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा उस लॉजिक को हम डिस्कस करेंगे। और वो लॉजिक क्या है, आइए मान लीजिए हमारे केस में अब हमने कहा कि यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, मतलब अब आप टॉर्क को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ जी, कि आपके पास दोनों साइडों के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम नहीं होगा। अब सेम नहीं होगा तो दो चीजें हो सकती हैं, पहली बात डायरेक्शन डिफरेंट हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, ठीक है ना, डायरेक्शन डिफरेंट हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले दोनों की बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, मतलब मैंने आपसे कह दिया इस पॉइंट का फील्ड मेरे पास QE1 हो गया, मान लीजिए इसका QE2 हो गया, और ऐसे केस में ये हमारी यूनिफॉर्म लाइनें नहीं रहेंगी, कोई बड़ी छोटी हो सकती है, वो बड़ी हो गई, ऐसे छोटी छोटी करते गए, ये लो अलग अलग बना दी मैंने, आप देख रहे हैं लाइनें बड़ी छोटी हो गई है। तो हमने कहा ये फील्ड तो है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, इन डायरेक्शन में तो सेम है बट मैग्नीट्यूड में अलग अलग है। अब क्या होगा, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, एक तो बड़ा होगा ही होगा ना, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या बन जाएगी, फोर्स नेट विल बी Q। अब यहां पर हम करते हैं E1 माइनस E2 का मॉड लगा लेते हैं, चलो समझने के लिए, वैसे तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। तो आपके पास ये चीज मूवमेंट करना शुरू कर देगी, इसकी हम बात यहां पर कर, क्यों, क्योंकि इसमें आपके सामने एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, टॉर्क की जहां तक बात है, अब यहां पर देखो ये पॉइंट भी QE1 बन जाएगा, ये QE2 बन जाएगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं तो आप टॉर्क निकाल रहे हो तो कपल का टॉर्क किसी भी पॉइंट से सेम होगा। पर अब पहली चीज तो हो गई, कपल ही नहीं बचा, QE1 अलग है, QE2 अलग है, भले ही मेरी फोर्स की डायरेक्शन पुरानी वाली है, लेकिन क्योंकि आप देख सकते हो उनका मैग्नीट्यूड तो अलग है, और अगर मैग्नीट्यूड अलग है तो मेरे पास कपल नहीं बनेगा। तो जो बनेगा यहां पर आ जाएगा QE1 इंटू AM प्लस QE2 इंटू DM, जो भी आएगा उसको उस वक्त उस पॉइंट से निकाल लेंगे। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, अगर हम इस वाली चीज को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, लेकिन उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है।
क्लियर हो गया। अब थोड़ा और टेढ़ा करते हैं। मान लो हमने कहा डायरेक्शन भी अलग अलग है, ये भी तो पॉसिबल है ना, कोई जरूरी तो डायरेक्शन सेम हो। हमने उस केस में, अब समझो ये मेरा डाइपोल हो गया, ऊपर वाला डायग्राम मैं हटा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे एक और डेरिवेशन करना है इसके ऊपर आपके साथ। लेकिन अदरवाइज मान लीजिए मेरे पास ये एक डाइपोल है, यहां पर फील्ड यू जा रहा मान लो यार, और इधर इस वाला यू जा रहा मान लो, चलो सेम नहीं मानते, डायरेक्शन कुछ उल्टी सीधी बनाए थे, चलो ये रहा। तो इधर फोर्स क्या बन गया, QE1 ये बन गया, इधर क्या बन गया, QE2। तो अब वही काम पुराना 11th क्लास वाला, आप दोनों में रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकल फोर्स अलग निकलेगी, हॉरिजॉन्टल अलग निकलेगी, और बॉडी जहां जाएगा। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी आया नहीं है, कंपटीशन में भी नहीं आया, पर मैंने आपको जनरलाइज फॉर्म में बता दिया, क्योंकि आपको मैं बताता हूं फिजिक्स में क्या है, फॉर्मूले के अलावा दिमाग घुमाइए आसपास, और क्या हो सकता है, उसी डेरिवेशन को और सोचिए, और क्या हो सकता है। जैसे अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आना चाहिए, सर थीटा को मैंने 0 कर लिया, थीटा को मैंने 180 कर लिया, पर मैं थीटा को 210 भी तो कर सकता हूं। हमने 0 से 210 की बात नहीं करी, 0 से 180 की बात करी और 90 की, 210 हो गया, नो प्रॉब्लम। आपको पता है 210 क्या होता है, साइन 210 क्या होगा, 180 प्लस 30 दैट बी माइनस साइन 30। तो मेरा टॉर्क माइनस आ जाएगा। माइनस का क्या मतलब आएगा, डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी। मैंने ये वाला डाइपोल अगर मैं यू करते करते यहां लाया, यहां ये 180 आ गया, इसको और टेढ़ा कर दिया मैंने ये एंगल जो बजाय थीटा होने के 180 प्लस थीटा हो गया, तो मेरी ये वाली फोर्स इधर आ जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी, इसकी इधर ये उधर, यही तो होगा, होना तो वही है। तो ये हमको थोड़ा थोड़ा साथ में सोचने की आदत डालनी है। अब इसके साथ एक और चीज आपको समझनी है, वो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ही समझनी है, इसलिए दोबारा इसको QE कर देता हूं मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और हम इन वाली वेक्टर भी लगभग बराबर कर देते हैं। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इस डाइपोल की जो रखा गया है। आइए थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी की भी हम बात करते चलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में है क्या, कोई भी चीज mgh मान लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो, स्प्रिंग की हाफ kx² ले लो, किसी भी और चीज की पोटेंशियल एनर्जी आप ले लीजिए, हमने चार्जेस की बात करेंगे आगे, किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, उस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क डन वो उसमें स्टोर हो जाता है। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, -gmm/r, ये अर्थ यहां पर है, एक बॉडी यहां पर है, दोनों पास आ गई हैं, और आपने -gmm/r उसमें एनर्जी स्टोर होगी। ये मतलब इंफिनिटी पर रखे थे दोनों, एक पार्ट यहां था एक पार्ट यहां था, इंफिनिटी पर थे बहुत दूर, लेकिन आकर दोनों मिल गए, तो इंफिनिटी पर gmm/r, r बिकम्स इंफिनिटी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंफिनिटी पे छोड़ दो तो पोटेंशियल एनर्जी हर सिस्टम की जीरो है, हर सिस्टम की जीरो है। लेकिन जैसे ही वो पास में लाओगे तो आपने सिस्टम बनाया, और जो सिस्टम बनाया उसमें उसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और वो स्टोरेज आप नापते कैसे हैं, पोटेंशियल एनर्जी सीधी बात है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा W, जितना काम करोगे यार उतनी एनर्जी स्टोर होगी। एक बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है, मैं उसको h हाइट पर लेकर गया, मैंने कितनी फोर्स लगाई बेटा, mg से उसको ऊपर खींचा, कितना h ऊपर, तो mgh बन गया, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो तरीका है वो यही है। अब वही काम हम यहां करेंगे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फोर्स, अभी इसमें फोर्स तो नेट जीरो है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहां से पैदा होगी, रोटेशन से पैदा होगी, टॉर्क से। अब आइए, जब लीनियर में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा वर्क डन देखिए क्या होता है, हम यहां लिखते हैं वर्क डन इंटीग्रल ऑफ f dx, फोर्स वेरिएबल हो वरना fx बन जाता है, और यही चीज टॉर्क में आकर क्या बन जाएगी, इंटीग्रल ऑफ टॉर्क डी थीटा, उसमें वेरिएबल थीटा की फॉर्म में आ गया। अब हम इसको यहां यूज करेंगे। आइए, dw इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दोनों साइड टॉर्क डी थीटा। टॉर्क क्या है हम निकाल चुके हैं अभी अभी, PE साइन थीटा,
जिन लोगों को इतनी मैथ्स क्लियर है कि साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, वैसे आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपने क्लास 11th में जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन करी थी तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसमें तो चेन रूल भी आपने यूज किया था। तो यहां पर चेन रूल नहीं है, लेकिन सीधा पीई साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटीग्रल होता है कॉस थीटा। सो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की आ जाएगी विल बी इक्वल टू, इंटीग्रल करने के बाद हम इसका इंटीग्रल साइन हटा देंगे, इट बिकम्स माइनस पी ई कॉस थीटा। तो मेरे पास ये बन गया u विच इज इंटीग्रल ऑफ दिस, सो u की वैल्यू मेरे पास आ गई नेगेटिव पी ई कॉस थीटा को मैं p डॉट ई लिख सकता हूं आपके नजरिए में, क्योंकि a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर बात थोड़ी पुरानी फिर हमको याद करनी पड़ेगी। देखो, हमने पिछली बार, हमको पता है साइन की मिनिमम वैल्यू 0 से चलती है, 90 पर मैक्सिमम होता है और 180 पर फिर 0 बनती है। हम इन तीन एंगल की बात करेंगे। हम ये पढ़ चुके हैं कि टॉर्क की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क 0 है, थीटा अगर 90 है तो टॉर्क पीई है, माने मैक्सिमम है, और थीटा अगर 180 है तो भी टॉर्क 0 है। ये हम निकाल चुके हैं ना टॉर्क की। अब यही तीनों वैल्यू, यही तीनों चीजें इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, इसकी वैल्यू मैथमेटिकली क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो बात करते हैं, जब थीटा 0 है तो क्या आ गया, माइनस पीई। थीटा 90 है तो क्या बन गया, 0, और थीटा 180 है तो आपको ध्यान होगा cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो इट इज प्लस पी। अब जरा इसको और थोड़ा समझना है, इसको थोड़ी डिटेल में जाना है। डिटेल में क्या जाना है कि हमने आपसे अभी बात करी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा सा ये होता है, कोई फोर्स ना हो, कोई टॉर्क ना हो। तो जब आपने डाइपोल की बात करी, द मोमेंट वी हैव टॉक्ड अबाउट डाइपोल, बी वेरी क्लियर, डाइपोल के करते ही हमारे पास उसके ऊपर टॉर्क, फोर्स हमेशा 0 आ गया। तो मतलब देखो, तीन चीजें देखनी है, फोर्स 0, टॉर्क 0, ये दो चीजें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है। तो फोर्स तो परमानेंट 0 है ही है, टॉर्क कब कब 0 है, इस 0 पर और इस 0 पर। 90 पर तो टॉर्क मैक्सिमम है, इस पर 0 है, इस पर 0। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, इस पर एनर्जी, इसका मतलब 0 या 180, ये दोनों केस क्या बन गए बेटा, इसमें हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये इन दोनों पर हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब हमारे पास एक शब्द आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा और अनस्टेबल क्या है। थोड़ा सा याद कर लें यार, स्टेबल क्या होता था, अनस्टेबल क्या होता। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके अंदर बॉडी को आप जरा सा हिलाइए, वो अपनी जगह पर वापस आ जाए, और अगर आपने बॉडी को हिलाया वो अपनी जगह वापस नहीं आई तो हम बोलेंगे उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या बॉडी को हटाइए या गिराइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है स्टेबल, अनस्टेबल और वो इक्विलिब्रियम। एक मिनट बताता हूं आपको। ये देखो, ये मेरे हाथ में एक बल्ब का डब्बा है, इसको मैंने अगर यूं हिला दिया तो यहां पर वापस आ जाएगा ना, एक लिमिट के बियॉन्ड हिला दिया तो नीचे गिर जाएगा। तो जहां पर अब टेक्निकली क्या हो रहा है, अब उसको समझते हैं। जब आपने थोड़ा हिलाया, अभी इसका जी यहां पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, हिलाऊंगा थोड़ा ऊपर जाएगा, जी थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर इसके बियॉन्ड फिर नीचे आ जाएगा। अब ये बॉडी पर टॉर्क ले इसको नीचे गिरा देगा। तो ये हमारे पास अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर ये इस पॉइंट पर ले आया इसको, जैसे कोई ताश का पत्ता हो, एक के ऊपर एक ले आओ, या एक पतला सा डंडा यूं खड़ा कर दो, जैसे पतली सी चीज आपने ये खड़ी कर दी। देखो, अब मैंने हाथ में इसको मान लो किस तरह खड़ा कर दूं, ये देखो मान लीजिए ऐसे। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जरा सा हिलाऊंगा फटाक गिर जाएगा, वो अनस्टेबल आ गया। स्टेबल वाला अपनी जगह वापस आ जाता। अब उसको टेक्निकली समझते हैं, ये तो हमारे पास वर्ड आ गया, अब टेक्निकली भी समझने की बारी है। स्टेबल में क्या होता है, एनर्जी लीस्ट होती है, उसको आप इक्विलिब्रियम के उस सिस्टम से समझ सकते हो। ये मैं आपको डायग्राम से बताऊं, ये देखो हमारा ये डब्बा है, अभी ये h हाइट पर है।
अब मैं इसको जब टेढ़ा करूंगा तो आप देखो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, नीचे से ये हेड बढ़ जाएगी, बिकॉज इट विल बी दिस हाइट बढ़ जाएगी। तो यहां पर इसको हिलाया, जैसे ही आपने थोड़ा सा हिलाया तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो क्या करेगा, लोअर पे आना चाहेगा, लोअर पे आना चाहेगा। तो इसलिए ये वाला हो गया स्टेबल, ये वाला बन गया। अगर मैं यहां पर एक पोजीशन लगा दूं कि जस्ट जीरो हो जाए, तो ये पोजीशन क्या होने वाली है, अगर ये जस्ट जीरो हो जाए तो उस केस में ये बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर हो सके। क्योंकि वो जैसे हाथ पे डंडा रख लो यार, वो खेलते थे बचपन में, डंडी ऐसी गिरे नहीं, वो सब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास इन दोनों के साथ आपको जो समझना है कि स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। एक मैंने आपको शब्द है न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से इक्विलिब्रियम है, जिसको आप हिलाओ कुछ फर्क ही नहीं पैदा। वो क्या केस है, मान लो ये बॉल, फुटबॉल, अब इसको ले जा यार, जहां मर्जी चला ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसकी एनर्जी में, एमजी अच्छी रहेगी। तो अब हमारे पास यहां आ जाओ, तो ये वाला सिस्टम ध्यान दीजिएगा, माइनस पीई, दिस बिकम्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस विल बिकम अनस्टेबल। ये लॉजिक बुरा नहीं है कि आपके पास स्टेबल में क्या एनर्जी ज्यादा चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में या वैसे भी एवरीबॉडी टेंड्स टू एक्वायर द लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल। इसको आपने माइंड में रखना है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। तो अब हमने क्या किया, एक डाइपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, उस पर लगने वाले क्या क्या फोर्सेस होंगी, इसको हमने समझा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। वैसे डाइपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और लेकिन आपके केस में नॉर्मली स्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ही आते हैं। आई सपोज यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको पोस्ट में भी लिखा है, अगर आप कुछ बताना चाहें, वीडियोस और लंबे करने चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं उसी लिहाज से आपकी चीज को बदल दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।